अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। एक बार फिर लंदन पाकिस्तान की सियासत में अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और दोनों बड़ी सियासी जमातों के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, यानी मेरी मुराद बिलावल भुट्टो और नवाज़ शरीफ से और उनके जो वफूद जो हैं वहाँ पर मौजूद बशमूल इसाक डार और जो यहाँ से गए हैं लोग, उनके जानिब मेरा इशारा है वो वहाँ मौजूद हैं और दोबारा वहाँ पे नवाज़ शरीफ और ये दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से फ़ैसले कर रही हैं। ये कौम को सोचना होगा, जो हमेशा से मैं कहता था, अब से नहीं, ये बात तो मैं कई सालों से कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि हमारे फ़ैसले जो हैं न सिर्फ मगरिब करता है बल्कि फ़ैसले भी अक्सर जो बड़े फ़ैसले होते हैं वो मगरिब में ही होते हैं। फ़ैसले भी वही करते हैं और कभी कभी उनको जब हमारी सरज़मीनों पे भरोसा नहीं होता तो वो हमारे एजेंट नुमा लीडरों को अपने मुल्कों में उनको बुलाकर बिठाकर और अपनी ही निगरानी में उनसे फ़ैसले करवाते हैं। इसकी मिसाल जो है आज आपके सामने मौजूद है। अफसोस की बात है, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता और इस चीज़ पर भी नज़रसानी की ज़रूरत है। कौम को इस वक्त, मैं कौम से मुखातिब हूँ इसलिए कि कौम जो है सारे मामलात को इस वक्त, कौम ने क्योंकि इस वक्त अपनी शो की है मिल्कियत पाकिस्तान पर, तो लिहाजा इसलिए मैं इस वक्त आपसे ज़्यादा मुखातिब होता हूँ, तो इस चीज़ को भी आपने मद्देनज़र रखना होगा। दूसरा, तारिक फ़ातमी के हवाले से मैंने आपको बताया था उनको लिया गया था। मैंने जब ये आए थे तो उस वक्त हमने कहा था और आपने ख़बर में सुन लिया होगा कि तारिक फ़ातमी को हटा दिया गया है, लेकिन साथ में ये भी बताया जा रहा है ख़बरों में कि उनको पीपल्स पार्टी की, ये बिल्कुल गलत ख़बर आपको दे रहे हैं, पीपल्स पार्टी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं थे। पीपल्स पार्टी को इसके ऊपर, इस पे तहफ़्फ़ुज़ात जो था वो आपके अहम इदारों का था, क्योंकि आपको मालूम है कि तारिक फ़ातमी जो है, जो तारिक फ़ातमी का जो किरदार था फ़ौज के हवाले से और पाकिस्तान की डिफेंस के हवाले से, तो तारिक फ़ातमी में और जो आपके हुसैन हक्कानी साहब, साबिक़ा जो अमेरिका के में वज़ीर थे, सफ़ीर थे पाकिस्तान के, उनका और उनका जो है ना कारूरा एक ही है। तो बुनियादी तौर पर जैसे हुसैन हक्कानी पर और या नवाज़ शरीफ पर या जिस तरह इदारों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इसी तरह इन पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो लिहाजा तारिक फ़ातमी के हवाले से भी शहबाज शरीफ को बताया गया। अब यहाँ देखिए, एक बात मैं बता रहा हूँ आपको, ज़रा गौर से समझने वाली बात है। लोग असल में सारी चीज़ें ना, असल में तज्ज़िये भी बहुत सारे हो रहे हैं, गुडमुड हो रहा है मामला, लोग असल में कुछ चीज़ समझ नहीं पाते तो वो सारा इधर उधर मलबा जाके ना फ़ौज पे गिर जाता है। फ़ौज का मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ, अब तो आप लोग सुन रहे होंगे, सारे सफाइयाँ आ रही हैं। मैं बहुत पहले भी कहता रहा हूँ कि फ़ौज को इतना कसूरवार आप ना करार दें, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें मैं जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हम नहीं बताते, अपने सोर्सेज़ नहीं बता सकते क्योंकि सिफारती होते हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी एजेंसीज़ के होते हैं, ना हम नाम ले सकते हैं ना ज़राए शो कर सकते हैं। हमने कहा था कि इतना कसूर नहीं जितना उनको कसूरवार किया जा रहा है। इसी तरह अभी सारे मामलात के अंदर भी मामला गुडमुड हो रहा है। देखिए ये जो शहबाज शरीफ आए हैं ना, शहबाज शरीफ इसलिए आए हैं, गो के आई तो अमेरिका की तरफ से ये हुकूमत, लेकिन शहबाज शरीफ के बारे में मैं आपसे कहता रहा था कि शहबाज शरीफ जो हैं इदारों की गुड बुक में थे, क्योंकि शहबाज शरीफ ने कभी फ़ौज के ख़िलाफ़ बात नहीं की, शहबाज शरीफ ने कभी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं की, शहबाज शरीफ ने कभी मुस्लिम दुनिया के ख़िलाफ़ बात नहीं की। ठीक है जनाब। तो इसलिए शुरू से जब शहबाज शरीफ जब जेल में थे, उसी वक्त से कुछ लोग जाते थे, मिलते, तो हमेशा कहते थे कि भाई आप मुझे सपोर्ट करें, मैं पाकिस्तान के नज़रिए के साथ हूँ, मैं फ़ौज के जो हमारे इदारे हैं दिफाई, उनके हम उनकी जो कहते हैं ना कि उनका जो विज़न है और जो कोई भी जो उनको जो नैरेटिव है, हम उसको हम लेके चलने वाले हैं, आप हमारे साथ चलें, आप छोड़ दें भाई का, उनका चैप्टर जो है वो क्लोज़ है, वो बाहर जाके बैठे हुए। तो किसी हद तक वो ये बात भाई जिसे कहते हैं ना कि एक इदारों को और लोगों को यकीन दिलाने में कुछ हद तक कामयाब हो गए थे और नज़र भी आ रहा था। तो लिहाजा जब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट लाई गई अमेरिका की तरफ से, तो फिर फैसला ये किया गया कि जो आदमी जो जिसका नैरेटिव जो है दिफा की तरफ है, पाकिस्तान की तरफ है, जो ये दावे करता रहा है, क्यों ना इसी को देकर इसको थोड़ा सा चलाया जाए। तो जब ये सारा मामला आ गया, जब आ गई हुकूमत, तो फिर उन इदारों को पता लगा और तमाम लोगों को पता लगा कि यार ये तो सिर्फ इनके दावे ही दावे थे, इनका तो सारे का सारा पीछे जो फितरती तौर पर ये तो सब नवाज शरीफ के साथ हैं। यानी बुनियादी तौर पर यह पता लगा कि शहबाज शरीफ की गिरफ्त तो है ही नहीं पार्टी के अंदर। अब कैसे पता लगा कि सारे फैसले जो है वहाँ से हो रहे हैं? अब जो भी बात होती है शहबाज शरीफ कहते हैं उनसे बात कर लें। अभी जो बिलावल को कल मैंने बताया शहबाज शरीफ ने भेजा, तो अब इदारे ये सोचने पर मजबूर हो गए कि बुनियादी तौर पर शहबाज शरीफ थे तो सामने, लेकिन शहबाज शरीफ बेबस हैं, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है वो नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं। तो इसलिए अब पीपल्स पार्टी भी मजबूर हुई, बिलावल साहब को भेजा गया शहबाज शरीफ ने कि जाओ जाके
बात करो तो वो सारे मामला जो एक शहबाज शरीफ का एक सॉफ्ट इमेज था और एक ऐसा इमेज था कि शहबाज शरीफ मजबूत हैं और शहबाज शरीफ की कमांड है मुस्लिम लीग नमाज पर, ऐसा नहीं आया। वो जो लोग कहते हैं ना शीन नून में से शीन निकलेगी, वो इसीलिए नहीं निकल पाई थी नून में से शीन, क्योंकि नून ने ये कह दिया था कि शीन ने ये कह दिया था कि हम नून पे गिरफ्त कर लिए। शीन का दावा था कि हमने नून को खा गए हम, लेकिन जब मामला उनको रख के दिया गया प्लेट में तो पता लगा कि वो शीन तो फिर दबी रह गई और वो नून ही नून सामने आ रही है। तो ये असल में मसला है, ये लोगों को समझना होगा। तो इसलिए ये एक बहुत अहम चीज़ है, ये आपको मैंने ये बताया सारी बात। तो अब क्या हुआ कि मगरिब की इमा पे लाई गई जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो अब कदम नहीं जमा पा रही। उसकी वजह ये है कि सारे मामलात ही ख़राब हो गए जो मैंने आपको बताया। ना इदारे खुश हैं, जो लेकर आए थे अमेरिका के कहने पर, चलो उन्होंने कहा भाई चलो अमेरिका को राज़ी कर लो, अमेरिका का भी दबाव है, अमेरिका भी थोड़ा सा राज़ी हो जाएगा और ये बंदा भी हमारा देखा वाला है, लेकिन वो तो मामला फिर तिलपट हो गया। वो बंदा तो वही निकला, यानी जिस पैराए के ऊपर नवाज शरीफ चल रहे थे। तो लिहाजा अब ये मामला जो है ये हुकूमत नाकाम हो रही है। अब इधर से शहबाज शरीफ को, इस टोले को भी पता लग गया, नवाज शरीफ को भी पता लग गया। अब मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि इन्होंने अपने तौर पे वहाँ बरतानिया से और इधर से जो इनकी लॉबिंग कंपनी है उनसे रब्ता किया अमेरिका से कि भाई फौरी तौर पर जो है हमें IMF के और FATF के अंदर, ये मैंने आपको खबर दी थी पहले और फिर आज मैं कन्फर्म कर रहा हूँ, इन्होंने कल दोबारा उनसे बात की है कि भाई हमें जो है इस पर रिलीफ दिया जाए, ताकि पाकिस्तानी कौम को हम ये बताएं जब हमें FATF से निकल जाएंगे फौरी तौर पर, ये IMF हमें बड़ा रिलीफ दे देगी तो हम कह देंगे देखें जनाब ये सारी मुश्किलात आपको इमरान खान की वजह से थी, वो ये इमरान खान गए हैं तो आपकी मुश्किलात ख़त्म हुई हैं और अमेरिका ही वाहिद जो है हमारा नाउज़ुल मिन ज़ालिक अंदाता है, यानी हम अमेरिका के बगैर नहीं चल सकते। देखिए आज अमेरिका के साथ हम आ गए तो आप देखें हमारे मामला भी सही हो गए, हम वाइट लिस्ट में भी आ रहे हैं, हमारा ये मामला भी हो रहा है, हमारा ये भी हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों ने ये पसे पर्दा जो है इस जो लंगड़ी लूली इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है इसको कामयाब करने के लिए ये पीछे से ये मामला भी हो रहे हैं। ये भी मैंने कहा मैं आपको बता दूँ, ये पिछले 2 दिन से ये बड़ी तेज़ी से सारे पीछे जो है ना मामला जो है वाशिंगटन में FATF के साथ और बड़े राब्ते हो रहे हैं। खैर अच्छा, एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, अब हुकूमत की कोशिश थी, आज जो जलसा हो रहा है इसके मैं बताता हूँ, हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि इस जलसे को रोका जाए। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि इन्होंने वो केबल शेबल का चक्कर चलाया था कि वो करेंगे, लेकिन इमरान खान ने पहला काम कर दिया, वो कल जाके स्पेस पे बैठ गए। स्पेस पे जब कल बैठे तो आपको बताऊं कि स्पेस में उनके बैठने की वजह से इतने लोग वहाँ पर आए हैं कि ट्विटर वाले और जो सोशल मीडिया के जो मालिकान हैं वो तक परेशान हो गए कि ये क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान में। पहले तो वो ये परेशान थे ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का क्या चक्कर है, क्योंकि आपको पता है अगर कोई चीज़ ऐसी होती है खिलाफ तो ये लोग उस अकाउंट्स को बंद कर देते, लेकिन इसमें कोई चीज़ ही नहीं है, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर। तो वो परेशान होकर उनको यहाँ से गई थी बात कि भाई जो लोग इसको कर रहे हैं, इस ट्रेंड को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ट्विटर बंद कर दिए या कुछ इस किस्म का कर दिया जाए, फिल्टर सिस्टम लगा दिया, लेकिन उन्होंने कहा इसमें कोई चीज़ ही नहीं है। अब कल जब इन्होंने ये चक्कर किया तो इमरान खान ने जाके स्पेस पकड़ लिया। स्पेस की भी कल आपको मैं बताऊं कि स्पेस ने भी कल रिकॉर्ड तोड़ दिए, इमरान खान के रिकॉर्ड टूट गया स्पेस का भी, जो यानी पहली मरतबा इतने लोग उसके अंदर आए। तो अब ये जो है ना मामला, जो इनकी जो घटिया हरकतें थी वो तो अब कामयाब नहीं हो रही। तो अब इन्होंने बीच में काम ये भी किया, कमिश्नर से वो जनाब एक वो दिलवा दिया ख़तरा, एक वार्निंग दिलवाई कि जनाब वो आपके ऊपर कातलाना हमला हो सकता है। इंडीड ये तो मैंने बहुत पहले से कहा है, 2-3 महीने से कि इमरान खान को ख़तरात हैं, लेकिन क्या आज ही ख़तरा होगा कि आज ही कोई कातलाना हमला हो सकता है? भाई ये वार्निंग क्यों निकाली गई? ये वार्निंग इसलिए निकाली गई कि एक तो इमरान खान को खौफजदा की जाए, दूसरा जब ये वार्निंग निकलेगी तो लोग भी खौफजदा हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो लोग जाएंगे जब जलसे में तो जो फैमिलीज़ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लोग डर जाएंगे, कहीं ना कहीं जहन के हिस्से में ख्याल पैदा होता है कि यार देखो वार्निंग भी आई हुई है, ऐसा ना हो कि लोगों के जहन में है ना बेनज़ीर का वाक़या, दूसरे तीसरे वाक़यात, तो ऐसा ना हो कि कोई बहुत बड़ा कोई ऐसा खुदा न खासा इंसिडेंट हो जाए कि बहुत सारे लोग मारे जाएँ। तो ये भी एक इन्होंने नफसियाती तौर पर एक फेंका था, लेकिन वो भी नाकाम हो गया। मुझे जो इत्तलात मिल रही हैं इस वक्त लाहौर से वो तो ये है कि साबिक़ा तमाम जलसों का रिकॉर्ड जो है ये तोड़ने जा रहा है। क्योंकि मैंने एक बात आपको कही थी कि इस मरतबा कौम खड़ी हो गई है, कौम ने अपनी ओनरशिप क्लेम कर ली है। जब कोई भी रियासत में, जब कोई, मैं हमेशा आप लोगों से कहता था कि अपनी ओनरशिप को क्लेम करें बाहर निकल कर, टेलीविज़न पर बैठ के या मोबाइल फ़ोन पर बैठ के, ट्विटर पे या इधर बैठ के आप अपनी ओनरशिप नहीं लेते। ओनरशिप के लिए आपको, जैसे कहते हैं ना किसी प्लॉट पे जब कब्जा पहुंचते हैं ना कि यार वो हमारे प्लॉट पे कब्जा कर लिया, तो जब आप जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे कोई बंदा मौजूद होता है, प्लॉट पर मौजूद होता है, तब आप कहते हैं यार हमारे प्लॉट पे कब्जा हुआ है। इसका मतलब है कि वहाँ पे किसी और बंदे ने आके अपनी ओनरशिप ले ली। जब आप घरों में बैठे हुए हैं तो फिर आप, या ट्विटर पर बैठे हुए हैं तो आप अपने इस स्टेट की सरजमीन की ओनरशिप नहीं ले रहे। लेकिन जब आप लोग रोडों पे निकल के आ गए, जो हमेशा मैं 2 साल से कहता रहा हूँ, आज आप रोडों पे निकल के आए, आपने इस मुल्क की ओनरशिप ली, मुझे यकीन है आपको लीडर भी अल्लाह ताला ने दिया, आपके इंशाल्लाह जो है मुल्क के मामला जो है बिल्कुल दुरुस्त होंगे। तो ये एक बात है। तो आज का जो है मामला बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है और
सिर्फ एक बात और बता दूं आपको कि पाकिस्तान के अंदर नहीं, सारी दुनिया, पाकिस्तान से बाहर भी मीडिया इस जलसे को मॉनिटर कर रहा है और कई सफारतखानों के अंदर ये कहा गया है कि इमरान खान के तकरीर के मतन को ख़ास तौर पर ट्रांसलेट करके कई जगह तो बराह रास्त सुनाने के इंतजाम किए जा रहे हैं। अब मैं मुल्कों का नाम नहीं लूँगा। और क़यास ये भी है कि शायद मैंने जैसे आपको पहले कहा था कि आज इमरान खान ने अगर देखा, अगर हुकूमत ने ये जो बदमाशियाँ जिस किस्म की कर रहे हैं, छिछोरी हरकतें कर रहे हैं और ये घटिया हरकतें कर रहे हैं, अगर ये हरकतें इनकी जारी रहीं तो हो सकता है कि इमरान खान जो है इस्लामाबाद की रवानगी की कॉल भी दे दें। लेकिन बहरहाल मेरे पास एक दो इत्तलात हैं कि इमरान खान कुछ अहम दो एक बातें जो है आज करेंगे। वो ज़ाहिर है मैं उस पर भी बात नहीं करूँगा क्योंकि मुझे कोई अपने वीडियो बेचने का या कराने का शौक़ नहीं है कि मैं एकदम वो लिख दूं तो लोग चले जाएं, क्योंकि उससे फिर वो कप्तान का जो प्लान है वो ख़राब होता है। जिसका जो प्रोग्राम है वही करे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। हमारा काम सिर्फ उस पर तज्जिया देना है। तो तज्जिया हमारा ये है कि जो कुछ इमरान खान आज कहेंगे वो मुल्क और कौम की भलाई में होगा और वो आज कौम को कुछ ना कुछ ऐसी बातें करेंगे जिससे कौम को अपनी सिमत नज़र आएगी, कौम को एक गाइडलाइन मिलेगी। ठीक है जनाब। तो अब बहरहाल ये कि जलसा बंद करने की कोशिश की जा रही है, बड़ी रोक टोक भी हो रही है, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात मिल रही हैं कि वो इससे इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। और एक बात मैं आपसे पहले भी कहता रहा था, अभी भी फिर कह रहा हूँ कि देखिए, फ़ौज के लोग बुरा कभी ना कहें। आज आपने देखा कि रिटायर्ड फ़ौजियों की सबसे बड़ी जो तंजीम है, उन्होंने इमरान खान के हक़ में जो बातें कही हैं, और इवन दो के इमरान खान का बयान सुन लें आप। इमरान खान का बयान, जो इमरान खान ने कहा है कि इमरान से ज़्यादा जो है ना इम्पॉर्टेंट इस मुल्क के लिए फ़ौज की ज़रूरत है। ये मेरे आज से 2 साल पहले उस बयान की, और जो मैं आपको बताता रहा हूँ बात, उसकी सबसे बड़ी तस्दीक है कि मैं हमेशा कहता था कि विफाक का, पाकिस्तान को मजबूत रखने के लिए आपका विफाक मजबूत करना ज़रूरी है, और विफाक की मजबूती के लिए एक मजबूत फ़ौज, और एक मजबूत फ़ौज के लिए एक मजबूत विफाकी लीडर, ये तीनों चीज़ें जो है ना हमेशा साथ होती हैं। जैसे मैं आपसे कहता था कि उर्दू स्पीकिंग्स के लिए पंजाब, मैंने हमेशा कहता था कि महाजिर का अलाइंस जो है ना, फितरी अलाइंस जो है ना, वो बनता पंजाब के साथ है, क्योंकि पंजाब जो है डिफेंडर ऑफ पाकिस्तान है, महाजिर मेकर ऑफ पाकिस्तान है। इसी तरह इमरान खान का फ़ौज के साथ फितरी अलाइंस बनता है, बाकी किसी जमात का फितरी अलाइंस नहीं है फ़ौज के साथ। ये बात मैं हमेशा से कहता है, मेरी तकरीरें बड़ी पड़ी हैं, और ये बात मैंने बहुत पहले किसी ज़माने में, आज से कोई 25-30 साल पहले मैंने औरंगी टाउन के अंदर जिस वक्त मैं इलेक्शन लड़ा था, 30 साल पहले, अब्दुल खालिक अल्लाह वाला जिस वक्त लड़ा करते, उस ज़माने जब मैं कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े थे, उस वक्त भी मेरी तकरीरें आज भी कहीं रिकॉर्ड के अंदर पड़ी हैं, अखबारात के अंदर, पुराने मसावात में मशरिक़ में। ये बात मैं हमेशा कहता था कि एक वक्त आएगा कि आपको कोई ना कोई एक ऐसा लीडर पैदा करना पड़ेगा जो वफाक की अलामत हो। तो आज अल्लाह ताला ने आपको वफाक की अलामत दी है, तो इस चीज़ पे आप गौर करें। और एक अच्छी खबर ये भी है कि ये वाकई वफाक की अलामत है। मुझे पता है कैसे आप इनको वफाक की अलामत कह सकते हैं। ये मेमोगेट करने वाले, डाउन लीक्स करने वाले, रॉग आर्मी को रॉग कहने वाले, पठानकोट के ऊपर फ़ौज को मुर्द इल्ज़ाम ठहराने वाले, ये कौन सी जमातें हैं? ये सारी जमातें वही हैं, पीपल्स पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज है, BNP वगैरह, ये सारी जमातें, ये सब फ़ौज को रॉग आर्मी कहते रही हैं, फ़ौज को बदनाम करती रही हैं। तो ये कैसे वफाक की जमातें हो सकती हैं? तो नहीं हो सकती। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक वफाक की एक हैसियत वाला एक वफाक की जमात आपको मिली है। इसको आप सपोर्ट करें, नेक नीयतें सपोर्ट करें, क्योंकि अवाम की, कौम की भी नीयत अगर नेक होगी तो जो आप इनकलाब लेके आ रहे हैं, इसमें फिर अल्लाह की रज़ा शामिल होगी। जब अल्लाह की रज़ा शामिल होगी तो इंशाअल्लाह हर जगह कामयाबी होगी। तो इस तो आप चले लेके इंशाअल्लाह। मुझे बड़ी खुशी है, मैं जो देख रहा हूँ कि जो कुछ हम कहते थे, आज कम अज़ कम हम खुद अपनी आँखों के सामने देख रहे हैं कि आज कौम खड़ी हुई है और एक स्टैंड लिया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है, क्योंकि मेरा तो ताल्लुक़ भी इंटरनेशनल बैन-अक़वामी मामला से है, कि आज दुनिया की, जब मैं आज आपसे बात करूं तो आज दुनिया की बड़ी अहम ताकत अमेरिका भी ये सोचने पर मजबूर हो गया है। और आज वहाँ लोग कहने, मैं नाम नहीं लेता किसी का, लोग कहने लगे हैं कि हम पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब देख रहे हैं। और वो इनकलाब देख रहे हैं जो कि क़याम पाकिस्तान से लेकर, जो हम जिस तरीके से पाकिस्तान को एक कॉलोनियल की तरीके से चला रहे थे, वो अब शायद हो सकता है मुमकिन ना हो। ये बड़े अहम लोगों के दरमियान बात हुई है। वक्त आने पर ज़रा थोड़ा सा मामलात के लिए रहूँ तो मैं आपको ये भी बता दूंगा ये बात कहाँ और कैसे, किस जगह की जा रही है। लेकिन बहरहाल ये बात पाकिस्तान की नहीं, ये वाशिंगटन की है। खैर, एक तो ये बात हो गई। देखिए आज का जलसा क्या था, थोड़ा सा मैं बाहर टच कर दूँ कि अमेरिका जो है इस वक्त यूक्रेन को हथियार दे रहा है, और हालात जो हैं बहुत ज़बरदस्त इस वक्त, जैसे मैं आपको रोज़ाना बता रहा हूँ कि मामला बढ़ता चला जा रहा है। मेरी एक समझ में नहीं आ रही कि आज G7 जो है ना, उसने भी कह दिया है यूक्रेन को जनाब $24 अरब की इमदाद दी। मैंने ख़ुद भी कहा है आज G7 के लोगों को वैसे भी, और जहाँ तक हमारा अपने क्या, ये किस किस्म की ये लोग करवा रहे हैं, समझ से बाहर है। ये मतलब जंग बंदी तो नहीं हो रही ना। अगर G7 चाहे जंग बंद कराना तो जंग बंदी तो नहीं हो रही। तो ये तो मुझे जो लग रहा है वो ये है कि G7 जो है ना, यूक्रेन को और सारी दुनिया प्लस G7 और सारी दुनिया जो है ना, सारी दुनिया से असला जमा करके वो यूक्रेन को ना असले का ढेर बना रहे हैं।
तो ये तो मतलब कोई दुनिया की खिदमत तो नहीं रही है, कौन सी है वॉर डिप्लोमेसी जो ये कर रहे हैं। तो ये सारी दुनिया के अंदर मामला जो इससे ख़राब हो रहे हैं। दूसरा इसी की तरह देखा देखिए आप देखें जो कुछ हो रहा है यूक्रेन में, दुनिया सारी जो है सारी दुनिया की तवज्जो लगी है उधर। वो इसराइल ने बदमाशियाँ शुरू कर दी हैं। उन्होंने जनाब मुसलमानों का तीसरा चौथा दिन हो गया मुसलसल वो मार रहे हैं वहाँ मुसलमानों को। और मुझे जो मुसलसल वहाँ से खबरें मिल रही हैं वो ये हैं कि अब तो ये उन्होंने सूरत हाल कर दी है कि मुसलमानों को अब बैतुल मक़दस में घुसने ही नहीं दे रहे, जो भी मुसलमान घुसते हैं उनको मार के निकालते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं ये सारी दुनिया की तरफ तवज्जो जंगों की तरफ लगा के जो इनका इब्राहिम अकॉर्ड के अंदर जो आगे हैकल सुलेमानी वाला मसला है कहीं उसकी तरफ ये जा रहे हों। क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो पहले नहीं थी, मतलब मुसलमानों को हटा देते थे, लेकिन अब तो बिल्कुल जो भी मुसलमान जाता है उनको इबादत ही नहीं करते, तो घुसने ही नहीं दे रहे, मार मार के निकाल रहे हैं वहाँ से। और इसी पस मंज़र में मुझे आज सुबह ये मिली कि इसराइल की हुकूमत ने सिक्योरिटी इदारों को फ्री हैंड दे दिया है, फ्री हैंड दे दिया है बैतुल मक़दस और मगरबी किनारे ऊपर कि डू वॉट एवर यू वांट। तो ये फिर ये भी मुझे लगता है कि सारी दुनिया की तवज्जो इधर लगाकर रूस और यूक्रेन की तरफ लगा के दुनिया में महंगाई और जो महंगाई का इस वक्त आया हुआ है अजाब वो लगाकर, और मुझे लगता है कि ये दूसरी तरफ ये मामला भी कहीं ना शुरू कर दें। क्योंकि उधर चीन और ताइवान का मैंने आपसे कहा था कि मामला बड़ा तेज़ है, लेकिन क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि उधर क्योंकि वो कोरोना वरोना का चक्कर था तो क़यास ये किया जा रहा था, खुद मेरा भी ख्याल था कि शायद हो सकता है चीन थोड़ा सा स्लो जाएगा, लेकिन गुज़िश्ता 12 घंटे के अंदर मैं फिर देख रहा हूँ कि चीन की ने फिर उसके अंदर तेज़ी आ गई। आज सुबह सुबह जो तकरीबन चीन के 11 तैयारों ने ताइवान के ऊपर परवाज़ की है, बड़ी भरपूर परवाज़ की, और उसमें बम्बर्स शामिल थे। मज़े की बात है बम्बर्स को लेके उसने परवाज़ की है। तो ये जो है बड़ा ख़तरनाक काम है। और उसके बाद ये भी हमारे पास इत्तला है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा और अमेरिका के अहम वज़ीर ख़ारजा के दरमियान गुफ्तगू हुई है, जिसमें चीन ने कहा है कि भाई ताइवान के मसले के ऊपर अमेरिका जो है ज़्यादा मतलब अपना वो एक ओवर रिएक्ट ना करे, क्योंकि चीन जो है ताइवान जो है वो चीन का ही हिस्सा है, और अगर उस पर अगर अमेरिका ने कोई ओवर रेट करने की कोशिश की तो दोनों मुल्कों के दरमियान हालात ख़राब होंगे। जबकि एक जानिब ये बात चल रही है, दूसरी जानिब ये है कि जिस तरह अमेरिका यूक्रेन को असलहा दे रहा है रूस के ख़िलाफ़, इसी तरह अब अमेरिका ने क्या कहते हैं ताइवान को भी इतना इशू कर दिया और असलहा जो है यूक्रेन भी पहुँच रही है। इवन ये आज पोजीशन कल से जो मैं बात कर रहा हूँ, कल अमेरिका के अहम दिफाई ज़राए ने हमें बताया था कि वो ये कह रहे हैं कि अब हमने इतना असला भेजना शुरू किया है कि एक जहाज़ के बाद एक जहाज़ उतरेगा वहाँ पे और यूक्रेन के अंदर। तो वही अब पोजीशन ये यहाँ कर रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि शायद पता नहीं कि दुनिया को ये पता नहीं अमेरिका जो है किधर तबाही की तरफ लेके जाना चाहता है। बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करेगा। हमारी तो एक दुआ ही है कि खुदा ताला सारी दुनिया में अमन अमान करे। लेकिन अगर कोई फ़ैसले ज़ाहिर क़ुर्ब क़यामत के अंदर जो कुछ होना था, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो इरशादात हैं उस हवाले से जो चीज़ें हैं वो तो होनी है। लेकिन इस दौरान जहाँ तक हम अपने आप को अपने मुल्क को और मुसलमानों की अगर भलाई के लिए कुछ कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। इसी आवाज़ से हम अपनी आवाज़ भी उठाते हैं और इसी पस मंज़र में हमारे तज़्ज़िये होते हैं मुल्क और कौम आलम इस्लाम के लिए। और आखिर में यही बात एक छोटी सी गुजारिश होगी, अगर आपको हमारे ये छोटे मोटे तज़्ज़िये पसंद आते हो, क्योंकि ना तो मैं प्रोफेशनल सहाफ़ी हूँ ना मैं प्रोफेशनल तज़्ज़िया निगार हूँ, अगर आपको पसंद आते हो तो आप लाइक ज़रूर करें और उसे लोगों में फैलाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आज से इतना ही, आप सबसे इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।